कि नहीं ये साइन नहीं है डिलीवरी का, ये साइन है डिलीवरी का, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे पहचानें? ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाता है कुछ कुछ फीमेल्स में 8th मंथ में, या कई बार 7th मंथ के बाद भी मिल्क आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो उससे हमें समझ में आता है कि अब लेबर प्रोसेस जल्दी शुरू हो सकती है। किसी को पेन 10 मिनट में आ गया, अगला पेन मुझे 5 मिनट में ही आ गया, अगला पेन आने में मुझे आधा घंटा लग गया। तो अगर ये इरेग्युलर पेन्स हैं तो ये ज़्यादातर फॉल्स लेबर होते हैं। अगर हम फिजिकली खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं डिलीवरी से पहले, तो क्या क्या हम चीजें फॉलो कर सकते हैं और कौन सी चीजें अवॉइड कर सकते हैं? फर्श पे बैठ जाइए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, है ना, बीच में दोनों पैरों को जोड़ के, और ऐसे हम फ्लैपिंग मूवमेंट करेंगे, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है। स्क्वैटिंग करना, एक मजबूत सी चेयर को दीवार के सहारे लगाएंगे और उसके बाद कंफर्टेबली उसको पकड़ के सहारे से नीचे स्क्वैट करेंगे। डाइट की बहुत ज्यादा बात की जाती है, खास करके लास्ट ट्राइमेस्टर में, कि आप क्या खाएं जिससे आपका यूटेरस का मुंह खुलेगा और बच्चा आसानी से हो जाएगा डिलीवर। आयरन रिच खाना खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गए, डेट्स हो गए, और उसके बाद में गुड़, चना, ये सब चीज़ों से ये सब चीज़ें आयरन की बहुत रिच सोर्सेज है, तो इनसे बहुत फ़ायदा पड़ता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है जिसको हम डक वॉक बोलते हैं। इसमें पार्टनर पार्टिसिपेशन बहुत अहम होता है। आप अपने घर में अपने एल्डर्स से या अपने हस्बैंड से कहिए, वो आपके हाथ पकड़ लेंगे, आप स्क्वैटिंग की पोजीशन में बैठिए और जैसे डक चलती है ऐसे हमें डक वॉक करना है। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जब लेबर होगी तो हमें मुंह खोल के ऐसे नहीं करना है, जस्ट फॉलो, जैसे अभी हमने बताया, धीरे सांस लेंगे, जब पेन आ रहा होगा रोकेंगे और तो उससे आप पेन को बेटर ले पाएंगे। मुंह खोल के ऐसे सांस लेने से आपको डिहाइड्रेशन मुंह में बहुत जल्दी हो जाता है। इसकी वजह से आपकी पेन बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है तो हम देखें और समझें कि नहीं ये चीजें नॉर्मल नहीं है, अब हमें एक बार डॉक्टर से जाकर के इमरजेंसी में दिखा लेना चाहिए। लीकिंग हो जाए हमको, कि हम बैठे हैं एकदम से पानी छूट गया तो हमारे कपड़े गीले हो गए, या हो सकता है कई बार अगर हाई लीक होती है तो उस केस में हमें लग रहा है कि हल्का हल्का ही पानी आ रहा है बट आ रहा है। उस केस में अगर आपको इस बात का डाउट है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से चेक कराइए। प्रेगनेंसी की जर्नी वैसे होती तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन ये इमोशनल भी होती है। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगते हैं, मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं, साथ ही एंग्जाइटी भी बढ़ने लगती है कि आखिर डिलीवरी होगी कैसी, नॉर्मल होगी, सी सेक्शन से होगी, बच्चा सही से रहेगा कि नहीं, डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, हॉस्पिटल ले जाने वाले बैग में हम क्या क्या चीज़ें डालें, कितने दिन पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखें, क्या चीज़ें खाएं, क्या चीज़ें ना खाएं, कौन से एक्सरसाइज करें, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इसके लिए तमाम चीजें हम क्या फॉलो करें। तो अगर आपके भी मन में ये तमाम सवाल है, आपकी भी डिलीवरी नजदीक आ रही है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि खुद को डिलीवरी से पहले कैसे प्रिपेयर करें। हर एक चीज से आपकी बॉडी को आप कैसे प्रिपेयर करें, मेंटली खुद को कैसे तैयार करें, क्या डाइट, क्या एक्सरसाइज, क्या रूटीन फॉलो करें, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर लतिका सिंह, जो कि कंसल्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के बारे में जो चीजें हैं वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले डॉक्टर, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि डिलीवरी का जो टाइम होता है, जो डॉक्टर की तरफ से हमें ड्यू डेट दी जाती है, उसके कितने दिन पहले से हम खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दे कि अब हमारी डिलीवरी नजदीक आने वाली है, अब हमें बूस्टअप होने की जरूरत है। आई थिंक जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं और उसमें हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एकदम लास्ट का वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज डिफरेंट लोगों की बॉडी डिफरेंट तरीके से प्रेगनेंसी में बिहेव करती है। किसी को यूजुअली तो ये लास्ट का जो हम डॉक्टर ड्यू डेट देते हैं उससे 2 से 3 हफ्ते पहले से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम डिलीवरीज उसी टाइम में होती हैं। लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से 3rd ट्राइमेस्टर में थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में जैसा केस है पेशेंट का, उसके हिसाब से हमें डिलीवरी प्लान करनी होती है। तो सही टाइम है कि हम लास्ट के 3 महीने में 7th मंथ के बाद हम
तैयारी शुरू कर दें। आपने जो कहा कि लास्ट के 3 महीने में 7वें महीने के बाद हम तैयारी शुरू कर देते हैं। कई बार लास्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिससे महिलाएं, उनके आसपास के जो पार्टनर हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनके, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं डिलीवरी तो नहीं होने वाली है। तो इसमें कई बार फॉल्स साइंस भी होती हैं और कई बार सच में ट्रू साइंस भी होते हैं। तो डिलीवरी के पहले ये जो फॉल्स साइन होते हैं कि नहीं ये साइन नहीं है डिलीवरी का, ये साइन है डिलीवरी का, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे पहचानें? इसके अंदर होते कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर शुरू से आने शुरू हो जाते हैं जो कि लास्ट में होते होते नॉर्मल डिलीवरी होगी उन चेंजेस के बाद, और कुछ होता है कि वो फॉल्स लेबर जैसा आपने कहा। अभी हम बात करेंगे कि बॉडी में वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिससे लगता है कि अब डिलीवरी का टाइम नजदीक आने वाला है। ऐसे में ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाता है कुछ कुछ फीमेल्स में 8th मंथ में, या कई बार 7th मंथ के बाद भी मिल्क आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो उससे हमें समझ में आता है कि अब लेबर प्रोसेस जल्दी शुरू हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रेगनेंसी में एकदम पेट निकला हुआ होता है, एकदम गोल राउंड पेट होता है। तो जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो बेबी का जो हेड है वो पेल्विस के अंदर जाने लगता है और उसकी वजह से बेबी हमारा नीचे शिफ्ट हो जाता है। फीमेल को सांस लेना इजी हो जाता है, जो अब तक मुश्किल हो रही थी, सांस फूल जाता था थोड़ी थोड़ी देर में, तो अब उनको बहुत इजी हो जाती है ब्रीदिंग। इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। बेबी नीचे चला जाता है, तो उससे भी हमें समझ में आता है कि अब बेबी नीचे गया है तो डिलीवरी होने की चांसेस, जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस हैं। उसके बाद कई बार कुछ डिस्चार्ज आने लगता है जो बहुत ही म्यूकॉइड स्लाइम जैसा डिस्चार्ज होता है। कभी कभी उसमें ब्लड भी हो सकता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट बोलती है कि मुझे नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं। अब कई बार ऐसा लगता है कि पेट दर्द भी हो रहा है हमें, ये नॉर्मल है कि नहीं है। तो नॉर्मल, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर की ना 2-3 बड़े डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरियाज हैं। पहले में तो एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा, हर 10 मिनट में पेन आ रहा है, तो वो ट्रू लेबर की तरफ जाता है। किसी को पेन 10 मिनट में आ गया, अगला पेन मुझे 5 मिनट में ही आ गया, अगला पेन आने में मुझे आधा घंटा लग गया। तो अगर ये इरेगुलर पेन्स है तो ये ज्यादातर फॉल्स लेबर होते हैं। अगर मैंने रेस्ट किया, हल्का सा माइल्ड पेन किलर ले लिया, तो ये दर्द खत्म हो जाएंगे, ये फॉल्स लेबर है। लेकिन रेस्ट करने पर भी अगर पेन खत्म नहीं हो रहा है, दवा लेने के बाद भी पेन खत्म नहीं हो रहा है, तो ये ट्रू लेबर है। ठीक है। कभी कभी फिर ट्रू लेबर के अंदर ये पेन अभी जितनी इंटेंसिटी का आया, थोड़ी देर बाद 2-3 पेन बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बेबी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो उसमें बच्चेदानी का मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है और आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन हो सकती है और इंक्रीजिंगली पेन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार पानी भी छूट जाता है। तो ये सारी चीजें हैं ट्रू लेबर की। अगर पेन कंटिन्यूअसली हर स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रहा है, उसके साथ में वो उसकी इंटेंसिटी उतनी ही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, रेस्ट पर वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है ये फॉल्स लेबर की निशानी है। ठीक है। अब जो सबसे अहम सवाल है कि हम खुद को प्रिपेयर कैसे करें डिलीवरी के पहले, खास करके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अगर कोई पहली बार माँ बनी है तो उनके लिए ज़्यादा ये चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी फिजिकल चीज़ों के लिए। तो अगर हम फिजिकली खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं डिलीवरी से पहले, तो क्या क्या हम चीज़ें फॉलो कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं? फिजिकली हमें प्रिपेयर करने के लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइज हमारी ना पूरी प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। उस एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि हम जिम जाएं और वो एक्सरसाइजेस करें, वो नहीं होती है। बहुत सिंपल वॉकिंग तो सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उससे पूरा स्टैमिना बिल्ड होता है, हमारा लेबर को बियर करने की कैपेसिटी बढ़ती है और मूवमेंट के साथ में हमारा बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है। उसके बाद लेटर पार्ट जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर है, उसके अंदर फिर हम कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताते हैं कि आप प्लीज़ ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर नहीं भी हो रही है, सिजेरियन भी हो रहा है, तो भी एटलीस्ट आपकी मोबिलिटी बेटर रहने से आपको कंफर्टेबल रिकवरी भी होगी। तो जैसे एक्सरसाइजेस होती हैं, फर्श पे बैठ जाइए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, है ना, बीच में दोनों पैरों को जोड़ के और ऐसे हम फ्लैपिंग मूवमेंट करेंगे, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है। इससे पेल्विस का
जो पेल्विस थोड़ा सा खुलता खुलता है और बेबी उसमें नीचे जाने के लिए बेबी उसमें नीचे आराम से जा जा सकता है। सकता है। उसके बाद में फिर आती है स्क्वैटिंग करना। एक मजबूत सी चेयर को दीवार के सहारे लगाएंगे और उसके बाद कंफर्टेबली उसको पकड़ के सहारे से नीचे स्क्वैट करेंगे 5 सेकंड 4 सेकंड जितना आपसे कंफर्टेबल हो पा रहा है, और फिर आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से जितना बार दिन में आप कर सकते हैं कंफर्टेबली वो करिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है जिसको हम डक वॉक बोलते हैं। इसमें पार्टनर पार्टिसिपेशन बहुत अहम होता है। आप अपने घर में अपने एल्डर्स से या अपने हस्बैंड से कहिए, वो आपके हाथ पकड़ लेंगे। आप स्क्वैटिंग की पोजीशन में बैठिए और जैसे डक चलती है ऐसे हमें डक वॉक करना है। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज और पेल्विस को ओपन अप करने में बहुत हेल्प करती है। इसी तरह से एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कैट काउ पोज। उसके अंदर हम अपने दोनों हथेलियों के सहारे और घुटने के सहारे अपने ऑल फोर्स पे आ जाएंगे और उसके बाद बीच बीच में हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, थोड़ी देर में उसको हम आर्च करेंगे। सो दीज आर कैट काउ पोज। तो ये करने से भी हमारा जो पेल्विस है वो बहुत अच्छे से मोबाइल होता है और लेबर के दौरान बहुत हेल्प मिलती है जब बेबी डिसेंट कर रहा होता है। ग्रेट डॉक्टर, आपने जो एक्सरसाइजेस बोले ना, इसमें जैसे कुछ रील्स वायरल हुई थी, आपने जो डक वॉक वाली बोली, तो एक लड़की ने कहा कि आप अपने प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ में कुछ स्टोन्स वगैरह ले लिए, मार्बल्स वगैरह, और उसको ऐसे फर्श पे फैला दिया। अब उन्होंने कहा कि आप उस डक वाले पोस्चर में बैठ के उसको चुनो अब, तो उससे आपका मूवमेंट भी होगा और आप चलोगे भी। तो ये भी उसी में आ जाएगा। डक वॉक ही है ये। दिस इज डक वॉक ओनली। उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंटली चल ले और यहाँ पे पार्टनर पार्टिसिपेशन को हम इसलिए एनकरेज करते हैं कि इससे आपका भी मन लगा रहता है। हो सकता है आप इसको 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे। हस्बैंड के इन्वॉल्वमेंट से, दोनों हस्बैंड वाइफ या घर वालों के इन्वॉल्वमेंट से एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है एंड उस टाइम पे आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जब एक्चुअल लेबर आ रही होगी तो उन लोगों को भी पता होगा कि मुझे इनको कैसे कंफर्ट देना है। तो इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन फॉर बोथ। बिल्कुल। और जो लोग जैसे घर का काम वाम करते हैं ना, तो पोछा लगाना, ये सारी चीजें भी बोलते हैं। जो थी वो उसी एक्सरसाइज से हमने उसको ड्राइव किया कर लिया है। ठीक है। एंड स्टेयर्स वगैरह चढ़ना चाहिए? बहुत अच्छी चीज है, चढ़ना चाहिए ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। पेल्विस का वही मोबिलिटी होती है और बार बार बेबी उसमें नीचे जाने के लिए ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके। तो सीढ़ी चढ़ना उतरना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। लास्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ना हम बहुत ज्यादा लंबा वॉक नहीं कर सकते। अच्छा। उसे करते करते पेट टाइट होने लगता है, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो दीज एक्सरसाइजेस, ये वाली जो एक्सरसाइजेस है, ये काफी कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। तो ये पेशेंट को करना चाहिए। परफेक्ट। ठीक है। ये वाली जो आपने एक्सरसाइजेस बताई, उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को मदद मिली होगी ये चीज समझने में कि कैसे खुद को डिलीवरी से पहले फिजिकली प्रिपेयर करें। दूसरा एस्पेक्ट हम बात कर लेते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वो सोच करके ही कि हम जब ओटी में जाएंगे कैसे बच्चा होगा, क्या नहीं होगा, जो पूरा मेस हो जाता है वो सब। तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा बताइए। पेशेंट को अगर ये नॉलेज होगी कि अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो क्या क्या उसे एक्सपेक्ट करना है, या अगर उसका सिजेरियन हो रहा है तो कैसे उसको ले जाएंगे, कैसे उसको एनेस्थीसिया देंगे, कैसे उसकी सर्जरी होगी और कितने टाइम में उसकी रिकवरी हो पाएगी, वो कब बैठ पाएगी, कब अपने आप से उठ के वो अपना वॉशरूम यूज कर पाएगी, अपने बेबी को फीड कर पाएगी और अपने पैरों पे चल के घर जाएगी। तो अगर इन सब चीज़ों का उसको अंदाज़ा होगा तो बहुत हद तक उसकी एंजाइटी कम रहेगी। तो इसके लिए यूजुअली 34 वीक्स के आसपास हमें अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिटेल बात करनी चाहिए कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, और अगर सिजेरियन हमारा होना है, किसी का सेकंड सिजेरियन होना है, या किसी को ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि उस केस में हमें सिजेरियन ही करना है, तो उन पेशेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से एंजाइटी उनकी कम हो जाती है। तो नंबर 1 हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉलो कीजिए। ये आपको लेबर का पेन लेने में भी हेल्प करेगी। पेन जितना है उससे कम महसूस होता है अगर हम ब्रीदिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद में एंजाइटी के टाइम पर भी ये बहुत हेल्प करती है। आपको बहुत स्लोली सांस लेना है, उसको कुछ सेकंड रोकिए और फिर बहुत धीरे धीरे मुंह खोल के उसको रिलीज कीजिए।
ये एक्सरसाइजेस करने से आपको लेबर बियर करने में बहुत आसानी मदद होती है। मिलेगी। और कोई भी एंजाइटी जब भी है, ज़रूरी नहीं इसे प्रेग्नेंट पेशेंट ही करें, इसको हम और आप जब भी परेशान हैं या हमें कुछ एंजाइटी हो रही है तो ये आप 4-5 बार कीजिए, आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। तो ये चीज़, पानी अच्छे से पीना हम्म। है, स्लीप अच्छे से लेनी है। तो हमको एंजाइटी के चक्कर में ऐसा नहीं करना कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए। राइट। स्लीप हमारी बहुत क्रूशियल होती है। अगर स्लीप ठीक रहती है तो हमारा जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है वो बैलेंस्ड रहता है, और वो अगर ठीक है तो फिर आपको एंजाइटी भी नहीं होगी और ये जर्नी आप एंजॉय भी करेंगे। कूल, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डाइट की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, खास करके लास्ट ट्राइमेस्टर में, कि आप क्या खाएं जिससे आपका यूटेरस का मुंह खुलेगा और बच्चा आसानी से हो जाएगा डिलीवर। उसमें डेट्स के लिए कहा जाता है कि डेट्स खाने से बच्चेदानी का मुंह खुलता है, सच्चाई है इस बारे में? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खाने से हमारी नॉर्मल लेबर की चांसेस बढ़ जाएंगे, बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। डेट्स बहुत अच्छा फूड है, इट्स अ सुपर फूड, क्योंकि वो आयरन रिच है। हाँ। तो डेट्स ऐसे भी खाने चाहिए हमको। डेट्स खाने फायदेमंद है, लेकिन वो डायरेक्टली आपका नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा किसी स्टडी में नहीं पाया गया है। तो खाना आपको अच्छा खाना है, क्योंकि बेबी का वेट इस पे डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है। तो आप प्रोटीन रिच खाना खाएंगे, इससे बेबी के वेट गेन में भी फर्क पड़ेगा, आपकी रिकवरी और लेबर में भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है, आयरन रिच खाना खाना है, ग्रीन लिफी वेजिटेबल हो गए, डेट्स हो गए, और उसके बाद में गुड़, चना, ये सब चीज़ें आयरन की बहुत रिच सोर्सेज है। तो इनसे बहुत फायदा पड़ता है हमको। तो ये लेना है। बच्चे में खून अच्छा बनता है, आपके अंदर ब्लड की कमी नहीं होती है। तो बहुत अच्छा रहता है। विटामिन सी का खाना खाना है, क्योंकि आयरन को भी हेल्प करता है हीमोग्लोबिन बनाने में विटामिन सी, और हर किसी वुंड की रिकवरी में भी विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन सी के लिए हमारे पास कीवी हो गया, संतरे हो गए, लेमन हो गया, ये सब चीजें विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्सेज है, ये भी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कुछ हेल्दी फैट्स की भी, जिसके बारे में बहुत लोगों के अंदर बहुत डिफरेंट तरह का परसेप्शन है। घी एक बहुत अच्छी चीज है। हम कहेंगे कि आप घी लीजिए, लेकिन अगेन उसके साथ एक बहुत बड़ा कॉशन है, मॉडरेशन में लेना है। अति हर चीज की गड़बड़ होती है, तो मॉडरेशन में लेना है, ओवरडू नहीं करना है। ये घी इसलिए नहीं है कि आपकी लेबर बहुत आराम से हो जाएगी, ये घी बेबी के डेवलपमेंट के लिए और आपके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी में कुछ फैट सॉल्युबल हार्मोन्स बनते हैं जिनके लिए हमको घी या हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। तो उनके दो ही सोर्सेज हैं, एक सोर्स बहुत अच्छे से घी है, दूसरा नट्स है, बादाम और वॉलनट। आलमंड्स एंड वॉलनट्स, ये अखरोट और बादाम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ये हमको मॉडरेशन में लेना चाहिए, ये हमें और बेबी को दोनों को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रेट है। आपने जो डाइट वाला चीज़ बता दी, इसमें हमने खाने का पार्ट तो डिस्कस कर लिया कि क्या खाएं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने पेशेंट्स को बोलती हैं कि ये मत खाओ, इसको अवॉइड करो, नहीं तो इससे दिक्कत हो सकती है डिलीवरी में। हाँ, हम प्रोसेस्ड फूड खाने के लिए मना करते हैं, जो टिन्ड फूड या कैंड फूड आते हैं उनके लिए मना करते हैं। बहुत बार देखा गया है कि उनके अंदर कई बार बहुत इन्फेक्शियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के या किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है उसका खतरा ज़्यादा होता है पैक्ड फूड या टिन्ड फूड में। तो एक वो नहीं खाना है हमको, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं हमको, बहुत ज़्यादा जिनमें चीज़ डली होती है वो वाला फूड नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि स्ट्रीट फूड जिसके अंदर एजिनोमोटो वगैरह डलता है वैसी चीज़ें भी हम ना खाएं, अवॉइड करें। होम कुक्ड फूड ही हम प्रेफर करेंगे लेना, हेल्दी फूड ही हम प्रेफर करेंगे जिसके अंदर सब्जी की मात्रा अच्छी है और फ्रूट्स की मात्रा अच्छी है। कैफीन वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कि डार्क कॉफ़ी हो गई, उसके बाद डार्क चॉकलेट्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स जो बाज़ार में मिलती हैं, ये सब चीज़ों के लिए हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। परफेक्ट। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पर, बहुत सारे लोग करते हैं कि कुछ आपको चीज़ें बताते करने के लिए, जैसे नीचे बैठ करके आटा गूंदो या इस तरह की। हाँ, ये सब बातें हमने अभी जो डिस्कस की कि स्क्वेटिंग, बेसिकली इसके पीछे
पोस्चर जो है वो स्क्वेटिंग है। अब वो स्क्वेटिंग आप बैठ के स्क्वेटिंग कर लीजिए, हिंदी टॉयलेट यूज कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए, डक वॉक कर लीजिए, ये सब है उसी चीज उसी में इंक्लूडेड। हाँ, तो वो जो है बहुत ज्यादा नहीं कि हम पूरे टाइम फीमेल को ऐसे ही बिठा के रखें। पूरे दिन में जितनी देर वो कंफर्टेबल है, 5, 10, 15 मिनट दिन में 3-4 बार वो कर सकता है। ठीक है। डॉक्टर, आजकल जैसे ज्यादातर लोगों का कंसर्न यही रहता है कि सिजेरियन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो सब चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि हाँ ये है, इन डिस्पाइट ऑफ कि हाँ आपके हेल्थ कंसर्न्स है तो आपका सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता, बट स्टिल सब कोशिश करते हैं कि नॉर्मल ज्यादा वो प्रेफर करें, तो कुछ उसके लिए टिप्स या एडवाइस है? कोशिश करना और बाद में हाथ खड़े कर देना, ये दोनों चीजें हमने बहुत देखी है। बहुत मतलब आजकल यंग कपल्स ना पेन बियर, जैसे ही पेन शुरू होता है तो वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं बियर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से डॉक्टर ही कह रहा है कि नहीं हमें सिजेरियन करना है, कई बार पेशेंट भी आजकल प्रेफरेंस से आते हैं। मैं हर पेशेंट को ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा कोई मेडिकल इंडिकेशन है तो एक सिजेरियन होगा, अदरवाइज हम सबको नॉर्मल लेबर की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आप पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशन ये कीजिए कि जब मुझे भगवान ने एक हेल्दी प्रेगनेंसी दी है, यहाँ तक पहुंचाया है, तो आगे भी यही मेरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात कि आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद में जैसे हमने अभी बात की कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। अगर बेबी का एक हेल्दी वेट होगा तो बेहतर है। बहुत ज्यादा जंक खाने से, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से अगर बेबी का वेट बहुत ज्यादा हो गया तो भी नहीं निकलेगा। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपकी स्लीप बेटर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर स्ट्रेस कम है तो भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम डायरेक्टली सिजेरियन के लिए जाएं। उसके बाद बात आती है, हमें बहुत अच्छे अमाउंट में हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक सिंगल मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है वो बेबी के अराउंड पानी। अगर बेबी के अराउंड अच्छे अमाउंट का पानी है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत चांसेस है। और अगर पानी कम है तो बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे, तो फिर सिजेरियन का चांस बढ़ जाएगा। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हमने बात की, आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, अपनी तरफ से हमें पूरा तैयारी करके चलनी है। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जब लेबर होगी तो हमें मुंह खोल के ऐसे नहीं करना है। जस्ट फॉलो, जैसे अभी हमने बताया, धीरे सांस लेंगे, जब पेन आ रहा होगा रोकेंगे और फिर उसको तो उससे आप पेन को बेटर ले पाएंगे। मुंह खोल के ऐसे सांस लेने से आपको डिहाइड्रेशन मुंह में बहुत जल्दी हो जाता है। इसकी वजह से आपकी पेन बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब हम इन चीजों, ये छोटी चीजें हैं सुनने में, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और फिर अल्टीमेटली अगर पूरी लेबर में बेबी की धड़कन एकदम ठीक चल रही है, सही तरीके से रास्ता हमारा सही रेट पे खुल रहा है, बेबी का हेड डिसेंट हो रहा है, तो जरूर नॉर्मल डिलीवरी होगी। ग्रेट। कुछ ऐसे टेस्ट या स्कैन्स वगैरह भी हैं जो आप लोग बोलते हैं कि अपने डिलीवरी से पहले आप आ जाइए? ट्राइमेस्टर के अंदर ग्रोथ स्कैन्स किए जाते हैं, जिसमें बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। हर 4 वीक्स पे, यूजुअली 4 to 6 वीक्स पे हम एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बेबी का वेट ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद उसके अराउंड पानी कितना है, फिर बच्चे के कितने लूप्स ऑफ कॉर्ड हैं, है ना, 1 से 2 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहुत मल्टीपल है तो फर्क पड़ता है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो कैसा जा रहा है। कई बार वो अफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमको डिलीवरी कई बार जल्दी करने की भी डिसीजन लेना पड़ता है। सो ये केस डॉक्टर्स ज़्यादा बेटर जानते हैं कि उनको जो स्कैन्स करने हैं उसमें बेबी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। मोटा मोटा हर पेशेंट को ही पता होना चाहिए कि हमें वेट देखना है, बेबी के अराउंड पानी देखना है, बेबी के अंदर जो ब्लड फ्लोज हो रहे हैं वो देखने हैं, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम अभी और कितना वेट करेंगे फॉर नॉर्मल डिलीवरी टू हैपन, या अब हमें इंटरवीन करने की जरूरत है। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशन का भी रोल होता है, कई बार कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से डिलीवरी में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने देखा फॉर एग्जाम्पल हमने 28 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड किया और उसमें बच्चे का एक एक्स वेट आ रहा है, अब
बच्चे का वेट हर हफ्ते 250 ग्राम के एवरेज से बढ़ना चाहिए। अब जब हमने 4 वीक्स के बाद उसका स्कैन किया तो उसका वेट उतना नहीं बढ़ा है, तो अब हमको पहला इंडिकेशन मिला कि ये बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो हम फिर उसको जब दोबारा रिपीट करेंगे ये देखने के लिए कुछ डाइटरी चेंजेस बताएंगे, प्रोटीन्स बढ़ाएंगे आपके खाने में, आपको जो है पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलेंगे। अगर ये चेंजेस करने के बाद जब हम स्कैन करेंगे, अगर वो चेंजेस उसमें बेटर हो गए तो फिर मॉनिटरिंग करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो बेटर नहीं हुए तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि नाउ द बेबी विल बी सेफ इफ वी डिलीवर द बेबी। सो ये चीजें न्यूट्रिशन से बहुत अफेक्ट होती है। बिल्कुल। तो रेगुलर आपने जब स्कैन किया तो आपने एक प्रॉब्लम पकड़ ली जल्दी, जब पकड़ ली तो आपने उसका न्यूट्रिशनल एंड हाइड्रेशनल और बाकी इफ मेडिसिन आर रिक्वायर्ड हमने वो सप्लीमेंट किया एंड देन फिर उसका इफेक्ट देखा। अगर बेटर है तो आगे चलेंगे, नहीं बेटर है तो अब इंटरव्यू। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है तो हम देखें और समझें कि नहीं ये चीजें नॉर्मल नहीं है, अब हमें एक बार डॉक्टर से जाकर के इमरजेंसी में दिखा लेना चाहिए। ये अक्सर तब होता है जब हमारी डिलीवरी बहुत नजदीक आ रही होती है। अगर हमारा पानी छूट जाए, लीकिंग हो जाए, हमको कि हम बैठे हैं एकदम से पानी छूट गया तो हमारे कपड़े गीले हो गए, या हो सकता है कई बार अगर हाई लीक होती है तो उस केस में हमें लग रहा है कि हल्का हल्का ही पानी आ रहा है बट आ रहा है। उस केस में अगर आपको इस बात का डाउट है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से चेक कराइए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं कि हमारे बेबी के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं। मदर 24 घंटे अपने बेबी के साथ रहती है, उसको उसके बेबी के मूवमेंट्स का पैटर्न पता होता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं तो उसको बिल्कुल तभी की तभी हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। इन दोनों सिचुएशंस में अगर हम टाइमली पहुंच जाते हैं तो हम बेबी को कुछ भी गड़बड़ होने से खतरे से पहले हम उसे बचा सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर मदर का वेट ही नहीं बढ़ रहा है, इसमें इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं, बट जनरली हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारा वेट या तो बहुत ही कम बढ़ रहा है या हमारा वेट बहुत ज्यादा जल्दी बहुत बढ़ रहा है। तो दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है आगे इवेलुएट कराने की। ठीक है। इस दौरान हमने जो डिस्कस किया था कि लोग ज़्यादातर नॉर्मल की तरफ ऑप्ट करना चाहते हैं, बट जैसे कई बार सिजेरियन की भी सिचुएशन बन जाती है। आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इस डिलीवरी के दौरान में हमें इसको नॉर्मल तरीके से ही डिलीवरी करवानी है या अब सिजेरियन की नीड है? देखो, ये इसको 2 पार्ट्स में हम आंसर करेंगे। एक तो लेबर से पहले का डिसीजन होता है और एक लेबर के अंदर डिसीजन लिया जाता है। लेबर से पहले अगर पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, पहले उसकी सिजेरियन या सर्जरीज हो चुकी हैं, या फिर उस वक्त उसके बच्चे का प्लेसेंटा नीचे है, या और भी बच्चे की पोजीशन नॉर्मल वाली पोजीशन नहीं है, तो कुछ सिचुएशंस है जिसमें हम पहले ही बताएंगे कि इस केस के अंदर लेट अस प्लान अ सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद फिर अदरवाइज सबके लिए नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल होना है। फिर कुछ केसेस में होता है कि अब वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई, उनके पेन स्टार्ट हुए, अब लेबर टेबल पे बहुत बार सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसको सही पेन ही नहीं आ रहे हैं। जितने पेन आने चाहिए हमने दवा भी दी, उससे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी वो पेन्स उस तरह से बढ़ ही नहीं रहे हैं जो एक नॉर्मल लेबर को बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए चाहिए। तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका रास्ता जिस स्पीड से खुलना चाहिए, बेबी का हेड जिस स्पीड से नीचे आना चाहिए और बच्चेदानी का रास्ता खुलना चाहिए, अगर वो अपनी स्पीड से नहीं खुल रहा है तो भी हमें करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे की धड़कन। हर अच्छे हॉस्पिटल में बच्चे की धड़कन मेजर करने की एक मशीन होती है, उसको सीटीजी की मशीन बोलते हैं। उसके ऊपर अगर बच्चे की धड़कन एक सर्टेन लेवल से नीचे है या उस सर्टेन लेवल से ऊपर जा रही है तो दोनों ही केसेस में बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है और हमको इमीडिएटली बच्चे को निकालना है। कई बार बच्चे का जब पानी का थैला फूटता है तो हमें पता चलता है इसने तो अंदर पॉटी कर रखी है, जिससे कहते हैं बच्चे ने पॉटी कर रखी है। तो वो गंदा पानी बच्चा ना पी ले और उसको दिक्कत ना हो जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन लेबर की कौन सी स्टेज चल रही है, हमें कई बार ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ेगा। किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी हमें लेबर के दौरान सिजेरियन करने का डिसीजन लेना पड़ता है।
इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो हॉस्पिटल बैग को लेकर के है कि हम क्या रखें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या-क्या चीज़ें उसमें शामिल करें। तो क्योंकि डिलीवरी के वक़्त फिर इतना हौच-पौच हो जाता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें लोग भूल जाते हैं और वहाँ जाकर के पता चला कि अरे ये नहीं लाए, वो भूल गए इस वजह से। आप प्लीज़ बताइए कि अगर डिलीवरी का टाइम आ रहा है, कितने दिन पहले से एक हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर रखें, उसमें क्या-क्या चीज़ें रखें? 28 वीक्स के बाद जब आप कंफर्टेबल है तब आप अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करें। हॉस्पिटल बैग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। आपके अगर इंश्योरेंस है या जो भी आपको जिस भी आप स्कीम के बेनिफिशियरी हैं उसके डॉक्यूमेंट और आपके सारे पर्चे, रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर को दिखाए हुए सारे पर्चे, रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड्स, ये फाइल आपकी होनी चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके हॉस्पिटल बैग का। ठीक है। उसके बाद आता है बेबी। बेबी के लिए कुछ हॉस्पिटल्स कपड़े प्रोवाइड करते हैं इनिशियली, बट ज्यादातर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं करते। उसके लिए आप अपने बेबी के लिए उसको पहनाने के लिए डिलीवरी के बाद कपड़े, स्पेशली कैप, सॉक्स और मिटन्स भी ये लेकर जरूर जाएं। ठीक है। और उसको स्वेडल करने के लिए एक स्वेडल शीट होनी चाहिए, है ना, या कंबल या स्वेडल शीट होनी चाहिए। ये चीज तो बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बेबी को लंगोट पहनानी है, डायपर पहनाना है, ये इंसान का इंडिविजुअल चॉइस होती है और उसके लिए अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मदर के लिए नर्सिंग अंडर जो ब्रा होती है वो बहुत जरूरी होती है। अक्सर ये भूल जाते हैं, हम टॉयलेटरी का बैग बना के, कॉस्मेटिक्स का बैग बना के चले जाते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज ये चीजें जरूर रखें। मैटरनिटी पैड्स होते हैं वो हॉस्पिटल से ही मिलते हैं, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस हॉस्पिटल बैग के अंदर डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेबी के क्लोथ्स, स्पेशली दी एसेंशियल्स जो हमने बताए, कपड़े, कैप, सॉक्स, मिटन्स और स्वेडल शीट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मदर के लिए उनकी नर्सिंग ब्रा और जो टॉयलेटरीज हैं वो। कभी कभी जब हम लेबर ले रहे होते हैं तो कुछ कुछ पेशेंट्स को ना कुछ स्मेल्स बहुत अच्छी लगती है, उनसे उनको बहुत सूदिंग होती है, उनको घर का कंफर्ट रहता है। तो हम ये बात अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि जो चीज़ आपको कंफर्ट देती है, घर की कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय हो सकता है आपकी टॉवल हो जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं, या कोई स्मेल हो, जिस चीज़ से आपको कंफर्ट मिलता है वो ज़रूर कैरी करें। इससे आपको लेबर लेते हुए बहुत फायदा मिलता है। ग्रेट, है ना। तो यही चीजें रखनी है। हॉस्पिटल बैग को बहुत ज्यादा भरना नहीं है कि हम आजकल यूट्यूब पे और उस पे जब हम भी देखते हैं कई बार कि हॉस्पिटल बैग की इतनी बड़ी लिस्ट होती है, उससे आपको दिक्कत होगी। सिर्फ बेसिक चीजें लेकर जाइए, उसके बाद तो आप घर से जो भी आपके आ रहा है जा रहा है वो चीजों को ला सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में भी अक्सर बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। ग्रेट। तो ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अंडर पैक कर लेते हैं, कुछ ओवर पैक कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली एग्जैक्टली क्या चीजें पैक करनी है वो आपने हमें बता दिया। इस सेशन में हम लोगों ने अब तक जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिली होगी। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज उन माओं के लिए जरूर दे जो इस वक्त उस फेज में है कि अब उनकी डिलीवरी की डेट नजदीक आने वाली है, तो खुद को कैसे प्रिपेयर करें। 4-5 ऐसे क्या एडवाइसेस या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे कि खुद को कैसे तैयार रखें डिलीवरी के लिए और अपनी मदरहुड जर्नी की एक नई फेज के लिए। इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स करनी है। लास्ट टाइम पे हमारी विजिट्स बढ़ जाती हैं जैसे जैसे डॉक्टर आपको बुलाते हैं। प्लीज आप जाइए, जो टेस्ट्स बता रहे हैं, जो स्कैन्स बता रहे हैं वो करने होंगे। उससे आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशन या तो होगा नहीं, अगर हो रहा होगा तो अर्लीस्ट पॉसिबल हम उसे प्रिवेंट पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे का वेट इसी 3 महीने के अंदर बढ़ना है। और अगर आप अच्छा सिखाएंगे, अच्छे से पानी पिएंगे या जो भी फ्लूइड्स लेते हैं वो लेंगे, तो बच्चे के अराउंड पानी भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ बेटर होगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। उसके बाद आपकी स्लीप एंड एंजाइटी का जो स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहेंगे तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के हाई चांसेस हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। एडिक्वेट स्लीप 6 to 8 आवर्स रात को सोना जरूरी है। इसके बाद एक्सरसाइज
एंड ब्रीदिंग जो हमने आपको बताया Technique पैटर्न, बताई, हाँ। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वो प्रैक्टिस करिए, आपकी लेबर बहुत स्मूथ होगी और आपकी रिकवरी भी बहुत स्मूथ होगी। परफेक्ट तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। बाकी अगर कोई भी जो साइंस हमने अभी डिस्कस किए थे, कोई भी डेंजर साइन लगता है, पानी छूट जाता है, बच्चा कम घूम रहा है या पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल आना है। जाना चाहिए, बिल्कुल। तो इससे आई एम श्योर हमारे अगर जो डिलीवरी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे लोगों के मन में, वो बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस टॉपिक Thank पर इतनी अच्छी और इंसाइटफुल चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। और हम आशा करते हैं कि आपके मन में जितने सवाल होंगे डिलीवरी से रिलेटेड, उन सभी के जवाब देने की हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।